नमस्कार। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं उसका नाम है खिड़की नंबर 13। इसकी शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक लालच से होती है। मुंबई जैसा शहर, एक शानदार फ्लैट और किराया बहुत ही कम। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये डर की बनावट पर एक केस स्टडी जैसी है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी शर्त, एक बंद खिड़की, हमारे सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक डर को बाहर ले आती है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम इसके पीछे का जो तंत्र है उसे समझेंगे। और जो बात इसमें सबसे दिलचस्प है वो ये नहीं है कि इसमें क्या होता है, बल्कि ये है कि ये डर को कैसे पैदा करती है। ये एक बंद दरवाजे के रहस्य से शुरू होती है, जो शायद इंसानी स्वभाव का सबसे पुराना ट्रिगर है। हाँ, जैसी आप कहते हैं ये मत करो, दिमाग का एक हिस्सा तुरंत पूछता है क्यों नहीं। कहानी का पूरा ढांचा वो इसी क्यों नहीं के जवाब की खोज है। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक दाव से शुरू करते हैं। राघव और मीरा को घर मिलता है और शर्त है कि बेडरूम की खिड़की नंबर 13 को कभी नहीं खोलना है। और मीरा का जो पहला रिएक्शन है वो तो बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो हंस देती है। हाँ, कि ये सब क्या अंधविश्वास है, हम मॉडर्न लोग हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हम तर्क और विज्ञान के युग में रहते हैं, पुरानी बातों पर कौन यकीन करता है भला। और लेखक इसी आधुनिक सोच को एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मीरा का जो शक है वही हमारा शक है, हम भी शायद उसकी तरह ही सोचते। सही है। लेकिन यहीं पर वो निषेध का मनोविज्ञान काम करना शुरू कर देता है। जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो चीज आपके दिमाग में एक खास जगह बना लेती है। आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगातार आपका ध्यान खींचती है। वो खिड़की अब सिर्फ एक खिड़की नहीं है, वो एक सवाल बन गई है। एक सवाल, एक चुनौती। और कहानी हमें इस चुनौती पर ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं देती। पहली 2 रातें एकदम शांत, जो मेरे हिसाब से डर को और बढ़ाता है। हाँ, आपको लगने लगता है शायद कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन तीसरी रात 2:47 पर राघव को एक आवाज सुनाई देती है। एक हल्की सी खुरचन। हाँ, बस एक खुरचन, कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं। इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है? इसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, एक जोरदार धमाके को आप आसानी से पहचान सकते हैं। सही। आप उसका कोई तार्किक कारण ढूंढ सकते हैं, शायद बाहर कुछ गिरा होगा। लेकिन एक खुरचन, आपका दिमाग उसे खारिज करने की कोशिश करता है। क्या ये चूहा था? हाँ, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? ये डर से पहले शक पैदा करता है, और शक जो है वो डर से ज्यादा देर तक कायम रहता है। क्योंकि आप लगातार खुद से सवाल करते रहते हैं। ये अनिश्चितता का डर है। और ये अनिश्चितता धीरे धीरे यकीन में बदलती है। अगली रात आवाज तेज होती है और फिर मीरा भी उसे सुन लेती है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। जब तक सिर्फ राघव सुन रहा था, ये उसका व्यक्तिगत वहम हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन अब डर बाहरी हो गया है, वास्तविक हो गया है। और ये सिर्फ डर को बढ़ाना नहीं है, ये कहानी का एक मनोवैज्ञानिक दांव है। कहानी हमें दिखा रही है कि कैसे अलौकिक घटनाएं सबसे पहले हमारे रिश्तों की नींव को परखती हैं। अच्छा, क्या हम अपने साथी के अनुभव पर विश्वास करेंगे, खासकर जब उसका कोई सबूत ना हो? और जैसे ही दोनों इस अनुभव को साझा करते हैं, कहानी अगला कदम बढ़ाती है। अब ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। राघव को खिड़की के लकड़ी पर ताजे निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने अंदर से अपने नाखूनों से खुरचा हो। हाँ, अंदर से। ये जानकारी रोंगटे खड़े कर देती है। जो भी है वो बाहर नहीं, कमरे में ही है। अब डर एक एहसास नहीं बल्कि एक भौतिक सबूत बन चुका है। और इस मोड़ पर कहानी एक भूतिया कहानी से एक जासूसी कहानी में बदल जाती है। सही कहा। राघव का जो तर्कवादी दिमाग है वो अब जवाब चाहता है, और जवाब हमेशा अतीत में मिलते हैं। बिल्कुल। वो बिल्डिंग के वॉचमैन रामू काका के पास जाता है, जो कहानी में एक तरह के आर्काइव या रिकॉर्ड कीपर की भूमिका निभाते हैं। हाँ। और यहाँ हमें पहली परत मिलती है, आयशा की कहानी। एक मेडिकल स्टूडेंट जो 15 साल पहले उसी कमरे में मरी थी। और पुलिस के मुताबिक ये बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ हुई लड़ाई का नतीजा था। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अटपटी लगी। विक्रम ने जेल में आत्महत्या करने से पहले कहा था कि आयशा खुद उस खिड़की से किसी साये को बुलाती थी। हाँ। क्या ये सिर्फ एक डरे हुए इंसान का बयान था, या कहानी हमें ये संकेत दे रही है कि आयशा पूरी तरह से मासूम शिकार नहीं थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये कहानी की नैतिकता को धुंधला कर देता है।
ज्यादातर भूतिया कहानियों में पीड़ित पूरी तरह निर्दोष होता है। सही। लेकिन यहाँ एक संभावना है कि आयशा ने शायद उस नियम को जानबूझकर तोड़ा था। हो सकता है कि खिड़की सिर्फ उन्हें नहीं चुनती जो कमजोर है, बल्कि उन्हें भी जो उत्सुक है या जो किसी तरह की शक्ति चाहते हैं। अच्छा। ये आयशा के किरदार को और जटिल बना देता है। वो सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि शायद उस जंजीर की एक और कड़ी थी जिसने खुद दरवाजा खोला था। और ये दरवाजा मीरा के लिए भी खुलता है। जब वो घर पर अकेली होती है, उसे एक धड़ की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि खिड़की थोड़ी खुली है और कांच पर अंदर की तरफ खून से सने हाथ के निशान। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे मीरा के लिए बहुत बुरा लगा। ये तो क्लासिक गैसलाइटिंग है, पर एक अलौकिक शक्ति द्वारा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गैसलाइटिंग, क्योंकि जब राघव घर पहुंचता है तो सब कुछ सामान्य होता है। हाँ, खिड़की बंद, कांच साफ। ये डर का सबसे भयानक रूप है। एक तो आप किसी अनदेखी चीज से डर रहे हैं और दूसरा आपको ये लगने लगता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ये डर आपको दूसरों से अलग थलग कर देता है। मीरा अब राघव को कैसे समझाए कि उसने क्या देखा? ये शक उसके अपने मन में भी पैदा हो जाता है। इस घटना के बाद राघव समझ जाता है कि ये सिर्फ खुरचन की आवाजों से कहीं ज्यादा गंभीर है। अब वो एक मिशन पे है। वो पुराने अखबारों की छानबीन करता है और यहीं से अभिशाप का असली दायरा सामने आता है। हाँ, ये सिर्फ आयशा नहीं थी। 1985 में कविता, 1967 में एक और लड़की, हर 15-20 साल में एक ही पैटर्न। ये पैटर्न कहानी को एक व्यक्तिगत त्रासदी से एक ऐतिहासिक अभिशाप में बदल देता है। अब ये राघव और मीरा की निजी समस्या नहीं है। वे एक चक्र में फंस गए हैं जो दशकों से चल रहा है। और इस चक्र को समझने के लिए उन्हें एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। हाँ। और यहाँ एंट्री होती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सेनगुप्ता की। वो इस पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। डॉक्टर सेनगुप्ता जैसे किरदार हॉरर में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें अक्सर लॉर गिवर या एक्सपोजिशन कैरेक्टर कहा जाता है। अच्छा। उनका काम कहानी के बिखरे हुए डरावने टुकड़ों को एक तार्किक, भले ही अलौकिक फ्रेमवर्क में डालना होता है। वो डर को एक नाम और एक इतिहास देते हैं, जिससे खतरा काल्पनिक से ठोस बन जाता है। और वो बताते हैं कि ये जंजीर आयशा से नहीं, बल्कि 1952 में राधा नाम की एक 13 साल की लड़की से शुरू हुई थी। और राधा की कहानी, वो इस पूरे अभिशाप की नींव है। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था। बिल्डिंग के फोरमैन ने उसे धक्का दिया था। ये कहानी को एक और गहरा मोड़ देता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये अन्याय की कहानी है। बिल्कुल। एक बच्चे के साथ हुए क्रूर अन्याय की। और वो अन्याय तुरंत अपना बदला लेता है। फोरमैन उसी दिन दिल का दौरे से मर जाता है। लेकिन गवाहों के अनुसार मरने से पहले वो हवा में किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जो सिर्फ उसे दिख रही थी। ये बताता है कि राधा की आत्मा तुरंत एक बदला लेने वाली शक्ति बन गई थी। और डॉक्टर सेनगुप्ता की एक लाइन इस सब का सार है। कौन सी? वो खिड़की एक दरवाजा है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। वो खिड़की एक दरवाजा है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अब ये सिर्फ एक प्रेतवादित कमरा नहीं है, ये एक पोर्टल है। और हॉरर में पोर्टल का मतलब सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता। इसका मतलब है नियमों का टूटना। हमारी दुनिया के भौतिक नियम, तर्क, विज्ञान उस पार लागू नहीं होते। ये डर को असीमित बना देता है, क्योंकि अब कुछ भी संभव है। और ये उस शुरुआती शर्त को भी एक भयानक मतलब देता है। हाँ, खिड़की को कभी मत खोलो कोई अंधविश्वास नहीं था। वो एक सख्त चेतावनी थी। बिल्कुल। हर वो लड़की जो वहाँ मरी, उसने किसी न किसी वजह से उस नियम को तोड़ा और उस दरवाजे को खोल दिया। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब सब कुछ 1 महीने से शांत है। राघव और मीरा को लगने लगता है कि शायद सब खत्म हो गया। और तभी राघव की 19 साल की छोटी बहन प्रिया घर आती है। वो ठीक उसी उम्र की है जिस उम्र की पिछली शिकार थी। हाँ, ये जानते हुए भी कि एक पैटर्न है, वो उसे रोक नहीं पाते। ये भाग्य या होनी का क्लासिक तत्व है। आप इतिहास जानते हैं, आप पैटर्न जानते हैं, लेकिन आप उसे दोहराने से खुद को रोक नहीं पाते। और रात में प्रिया को उस बंद कमरे से एक अजीब मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली रोशनी खींचती है। हाँ। रोशनी में उसे एक लड़की का साया दिखता है जो हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा रही है। ये बहुत डरावना है क्योंकि ये हमलावर नहीं, मोहक है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रिया पर एक तरह का सम्मोहन हो रहा है। वह अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक अनजान ताकत के प्रभाव में खिड़की की ओर बढ़ रही है। हाँ, ये नीला प्रकाश, ये मुस्कुराता हुआ साया, ये सब एक जाल है।
ये शिकार को अपनी ओर खींचने का एक तरीका है। ये डर से नहीं, लालच से लुभाता है। देखो यहाँ कुछ सुंदर है, कुछ रहस्यमयी है। और जैसे ही प्रिया खिड़की खोलती है, सब कुछ बदल जाता है। वो मोहक नीला प्रकाश गायब हो जाता है। एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है। और कानाफूसी की आवाजें, हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक भूत नहीं है। नहीं, ये तो आत्माओं का एक पूरा झुंड है। बिल्कुल, खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब धुंधली दुनिया है जहाँ कई जवान लड़कियों के साये हैं। और सबसे आगे खून से लथपथ सफेद फ्रॉक में राधा खड़ी है। ये कहानी का सबसे भयानक दृश्य है। हाँ, ये सिर्फ राधा का बदला नहीं है, ये एक सामूहिक पीड़ा है, एक अकेलापन है जिससे वो और लोगों को शामिल करके कम करना चाहते हैं। राधा की नफरत ने एक ऐसी जगह बना दी है जहाँ दूसरी लड़कियां भी फंस गई हैं। और राघव और मीरा का खिड़की बंद करने का संघर्ष वो सिर्फ लकड़ी के एक फ्रेम से नहीं है। नहीं, उस दूसरी दुनिया से हाथ बाहर आ रहे हैं, प्रिया को अंदर खींच रहे हैं। ये एक शारीरिक और आध्यात्मिक लड़ाई है। बिल्कुल। और अंत में जब राघव की सारी ताकत और तर्क फेल हो जाता है तो वो क्या करता है? वो ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देता है। ये दिलचस्प है कि अंत में बचाव आस्था से आता है, न कि तर्क से। पूरी कहानी में राघव जांच पड़ताल, पुराने रिकॉर्ड्स और तर्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्लाइमैक्स में जब तर्क का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसे समझा नहीं जा सकता, तो उसे एक आदिम विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, ये शायद कहानी का ये कहने का तरीका है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं, सिर्फ आस्था से ही लड़ा जा सकता है। और एक जोरदार आवाज के साथ खिड़की बंद हो जाती है। अगली सुबह राघव कोई मौका नहीं लेता। वो उस खिड़की को हमेशा के लिए ईंट और सीमेंट से सील करवा देता है। वे उस फ्लैट को छोड़ देते हैं। अंत में बताया गया है कि मकान मालिक ने उस कमरे को ही तोड़वा दिया। कहानी खत्म। लेकिन क्या सच में? नहीं, और यही बात इस कहानी को यादगार बनाती है। अंत में एक नोट है कि स्थानीय लोग आज भी रात में खुरचन की आवाजें सुनते हैं। हाँ, और कभी-कभी पूर्णिमा की रात को तीसरी मंजिल पर उसी जगह से एक नीली रोशनी देखते हैं जहां अब कोई कमरा या खिड़की मौजूद नहीं है। ये अंत बताता है कि आप भौतिक दरवाजे को बंद कर सकते हैं, लेकिन उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद करना इतना आसान नहीं है। वो ऊर्जा, वो पीड़ा, वो अन्याय अभी भी उस जगह पर मौजूद है। बिल्कुल। इस कहानी से जो बातें याद रखने वाली हैं, वो सीधी हैं। अगर कोई सौदा सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे तो शायद वो सच नहीं है, और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। और ये हमें एक गहरे अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है। खिड़की के पीछे की वो दुनिया आखिर चाहती क्या है? क्या राधा सिर्फ अपना बदला ले रही है उन लड़कियों को अपने साथ खींचकर जो उस जैसी ही युवा हैं? क्या वो अपने साथ हुए अन्याय का दर्द दूसरों को देकर संतुष्ट हो रही है? या फिर वो दशकों से उस धुंधली दुनिया में इतनी अकेली है कि वो बस किसी का साथ चाहती है, चाहे किसी भी कीमत पर? ये अभिशाप नफरत का नतीजा है या एक अंतहीन दुखद अकेलेपन का? कहानी इसका जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी सबसे डरावनी बात है।